गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दीपावली का शुभ त्योहार है। आप सभी को दीपावली के इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को अच्छी सेहत और खुशियाँ दे। आज का हमारा रूब्रिक भी खुशियों का और लाइट्स का है। तो जो सबसे पहला हम रूब्रिक करेंगे ये है cheerfulness. Evening lights are lit as soon as. कितना दीपावली के अवसर पर सूटेबल रूब्रिक है। चीयरफुलनेस, खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। कब खुश होना? एज सून एज इवनिंग लाइट्स आर लिट। जैसे ही शाम को बत्तियां जगा दी जाती हैं, रोशनियां जला दी जाती हैं, तब खुशी होना, बहुत ज्यादा खुशी होना। ये आज के दिन को, रोशनी के त्योहार को, लाइट्स के त्योहार को, दीपावली को स्पेसिफाई करता है ये रूब्रिक। इस रूब्रिक में हमारे पास एक मेडिसिन है, दैट इज लैकेसिस। सेम इसी तरह का एक और रूब्रिक है, चीयरफुलनेस, लाइटनेस विद फीलिंग ऑफ। खुश होना और साथ में हल्केपन का, जो बिना बोझ के हो, उस चीज का एहसास, उस चीज को महसूस करना, हल्केपन को महसूस करना और इससे खुशी। चीयरफुलनेस विद फीलिंग ऑफ लाइटनेस, के दिमाग से सारा बोझ निकल गया, जितना बर्डन था वो सब खत्म हो गया एंड खुशियां आ गई। ही बिकम्स हैप्पी एंड द मेडिसिन इज पेट्रोलियम। एक और रूब्रिक है, चीयरफुलनेस थंडर्स एंड लाइटन्स व्हेन इट। खुशी कब होती है? जब बाहर बिजलियां चमकती हैं और बादल गरजते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजली का गरजना और बादल बरसने और बादलों की थंडरिंग होनी, आवाजें आनी बहुत पसंद है। तो ये वो लोग होते हैं जिनको, जो खुश होते हैं थंडरिंग से, लाइटनिंग से। तो इसमें हमारे पास 6 मेडिसिन हैं, बेलिस्पी, कैलकेरिया कार्प, कार्सिनोसिन, कॉस्टिकम, लाइकोपोडियम एंड सीपिया। इस तरह से आज हमने चीयरफुलनेस के रूब्रिक किए, जिसमें रोशनी है, जिसमें लाइट्स हैं। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन भी यही है कि आप भी कोई रोशनी का और खुशियों का रूब्रिक लिखिए। एक बार फिर आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एडिक्टिव पर्सनैलिटी। एडिक्टिव पर्सनैलिटी किन लोगों की होती है? जैसे कि एडिक्टिव एडिक्शन के साथ संबंधित है। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो जाना, लत लग जाना, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना और उसमें इंडल्ज हो जाना। किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना और उसमें इंडल्ज होके ऑब्सेशन तक की हद तक निकल जाना। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जल्दी लत लग जाती है या बहुत जल्दी उनको एडिक्शन हो जाती है किसी ना किसी चीज़ की? ये वो लोग होते हैं जो एडवेंचरस पीपल होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ नया करने का, कुछ ना कुछ ट्राई करने का, या इनकी इम्पल्सेस पे इनको कंट्रोल नहीं रहता। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना, न्यू एक्सपेरिमेंट करना कि चलो आज स्मोक करके देखते हैं। एक बार किया, 2 बार किया, इंटरेस्टिंग लगा, एडिक्शन हो गई। चलो अभी ड्रग्स लेके देखते हैं। एक बार ली, 2 बार ली, 4 बार ली, बहुत इंटरेस्टिंग लगा और ये लत लग गई। तो इस तरह से ये वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं, इनको लत लग जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उसके घरेलू हालात, पेशेंट का स्ट्रेस, घर में रिश्ते नातों को निभाते निभाते स्ट्रेस, अपनी जॉब का स्ट्रेस, कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिसमें ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, तब एडिक्शन हो जाती है। कोई फैमिली हिस्ट्री होती है जिनके जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें एडिक्शन होती है, या जिनको घर में मानसिक रूप पे जिनको निग्लेक्ट किया जाता है, जिनकी पर्सनैलिटी को दबाया जाता है, जिनके ऊपर डोमिनेशन होती है, जिनके घर वाले उनके साथ टाइम नहीं बिताते। सो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इन लोगों में जल्दी एडिक्शन हो जाती है। ये एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ होते हैं, इनकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि ये जल्दी जल्दी इनको किसी चीज़ की लत लग जाती है। तो इस रूब्रिक में हमारे पास 8 मेडिसिन्स हैं: आर्सेनिक, एविना सटाइवा, कार्सिनोसिन, लेकेसिस, मिडोरिनम, नक्स वोमिका, ओपियम एंड थूजा। कुछ रेपर्टरीज में एक और रूब्रिक है, एडिक्टेड टेंडेंसी टू बिकम। सेम ही रूब्रिक है ऑलमोस्ट, कि इन लोगों को भी टेंडेंसी होती है एडिक्शन हो जाने की, एडिक्टेड बन जाने की, टेंडेंसी टू बिकम एडिक्टेड। रीज़न यहाँ भी वही है, फैमिली में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, प्यार नहीं मिलता, दूसरे लोगों की डोमिनेशन होती है, इनके ऊपर रूल किया जाता है, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये लोग इस तरह के बन जाते हैं कि इनकी जल्दी ही किसी चीज़ की लत लग जाने की टेंडेंसी होती है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ कार्सिनोसिन। तो पहले तो हम सिर्फ कार्सिनोसिन को ही इस नज़र से देखते थे कि इसमें ही एडिक्शन की टेंडेंसी है, लेकिन अभी और भी बहुत सारी मेडिसिन्स, 7 मेडिसिन्स और हो गई हैं। ओपियम तो है ही एक ड्रग, मिडोरिनम, नक्स वोमिका, एविना भी इसके लिए ड्रग्स के लिए यूज़ की जाती है, एंड आर्सेनिक, लेकेसिस, ये सभी मेडिसिन्स हैं जो हम इन केसेस में यूज़ कर सकते हैं जिनकी पर्सनैलिटी टाइप इस तरह की होती है। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ रूब्रिक। आज मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, बल्कि आपसे ये पूछूंगी कि अब मैं नेक्स्ट डे किस रूब्रिक को एक्सप्लेन करूं। आप मुझे जिस भी रूब्रिक को एक्सप्लेन करना है,
आप मुझे उसके बारे में क्वेश्चन लिख के भेजिए कि ये वाला रूब्रिक कल एक्सप्लेन करना। सो मैं उस तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल की वीडियो में मैंने पूछा था कि आपको कौन कौन से ऐसे रूब्रिक्स हैं जो नहीं आते, ताकि उनको हम अपने रूब्रिक फॉर टुडे में डिस्कस कर सकें। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने काफ़ी रूब्रिक्स पूछे हैं, उनमें से कुछ रूब्रिक्स आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मोहम्मद अदनान जी का। उन्होंने पूछा है इम्पेशेंस चिल्ड्रन विद, ये क्या होता है, अलॉन्ग विद द वर्शन ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्पेशेंस क्या होता है। इम्पेशेंस इज ऑपोजिट टू पेशेंस। पेशेंस होता है किसी में सब्र, किसी में कंटेंटमेंट। उसके ऑपोजिट इम्पेशेंट होगा ओवर ईगरनेस, जिसमें कामनेस नहीं होती, जिसमें कंटेंटमेंट नहीं होती। इनएबिलिटी टू वेट, के वेट नहीं कर सकते। इरिटेबिलिटी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है। किस चीज़ पे होती है? विद चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। अब इसको हम कैसे लेंगे कि बच्चों के साथ इम्पेशेंस होती है? जैसे एक मदर आती है, मदर कहती है कि डॉक्टर साहब जब भी बेटे को मैं खाना देती हूँ तो मेरे मन में होता है कि बस फटाफट ये खाना खा के काम ख़त्म कर दे। लेकिन होता क्या है, वो बच्चा मुंह में एक बाइट ले लेगा और चबाई जाएगा, अंदर ही नहीं निकलता। फिर मैं कहती हूँ कि इसको खा लो, दूसरी बार, तीसरी बार, करते करते मुझे खिलाते खिलाते 1 घंटा हो जाता है और मैं तो बहुत तंग आ जाती हूँ। दिस इज इम्पेशेंस विद चिल्ड्रन। मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी खाना खाओ, क्योंकि इस पेशेंट में, इस लेडी में पेशेंस नहीं है। बच्चा अगर 10 मिनट भी खाने को लगाए तो इसको लगता है कि 1 घंटा लगा दिया, क्योंकि ईगरनेस बहुत होती है। जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाया तो बच्चा धीरे धीरे काम करेगा, इसको होता है जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जल्दी जल्दी करो। बच्चे ने तो अपना टाइम लेकर ही खत्म करना है ना। तो यहाँ पर उसकी इम्पेशेंस आ जाएगी, उसमें जो सब्र है उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो इरिटेट हो जाती है, वो बच्चे को डांटती है, उसमें कुछ भी जल्दी करने की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको दिखता है कि मेरे तो अभी काम बहुत पड़े हैं, अभी तो मैंने खाना बनाना है, अभी तो मैंने सफाई करनी है, अभी तो मैंने ये करना है, वो करना है। सो उसमें इम्पेशेंस होती है। और जब बच्चों के साथ वो डील करती है, बच्चों के साथ वो इन चीज़ों को देखती है, तो और ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाती है। सो इम्पेशेंस चिल्ड्रन विद, बेसब्रापन, सब्र न होना, खास करके जब बच्चों के साथ डील करते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, एनाकार्डियम, बेम्बूजा एंड कालीकार। तीनों मेडिसिन की अपनी ही जर्नी है, उस हिसाब से ये डील करेंगी। आज का हम दूसरा रूब्रिक लेंगे, डॉक्टर आज़ाद आलम का है। उन्होंने पूछा है कन्फ्यूजन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। कन्फ्यूजन क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है किसी चीज़ के लिए अनसर्टेन, किसी चीज़ की उलझन, नॉट क्लियर, किसी चीज़ के लिए क्लियर ना होना, कंफ्यूज्ड होना। नॉट सर्टेन, किस चीज़ के लिए सर्टेन नहीं है, ये लोग अच्छी तरह से सोच नहीं सकते, कंफ्यूज्ड रहते हैं, उलझे रहते हैं, इनको समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये 2 चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव जब कोई भी चीज़ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो, कोई भी चीज़ फैक्चुअल एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, अनबायस्ड हो, फैक्ट्स बताते हैं कि ये ऐसे हुआ, दैट इज ऑब्जेक्टिव।
हमारे एक और रूब्रिक भी तो है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तो वहाँ पर भी वो एक रीज़न देता है जो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, जो अनबायस्ड है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, किसी भी पेशेंट की पर्सनल फीलिंग्स, उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव, वो क्या सोचता है उस चीज़ के बारे में, उसका ओपिनियन। सब्जेक्टिव किसी का पर्सनल ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव किसी फैक्ट के ऊपर बेस्ड, एविडेंस के ऊपर बेस्ड चीज़ें। तो हमारे पास जो रूब्रिक है वो है कंफ्यूजन मिक्सेस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, कि उसको इतनी उलझन होती है, ना सब्जेक्टिव का पता चलता है ना ऑब्जेक्टिव चीज़ों का पता चलता है। इस रूब्रिक में हमारे पास वी हैव 6 मेडिसिन्स, कैलकेरिया कार्ब, कैनाबिस टाइवा, हायोसेमस, नक्सवामिका, प्लेटिना एंड सल्फर। सो स्टडी ऑफ रूब्रिक में हम किसी भी मेडिसिन की ऐसे स्टडी नहीं करते, हम रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे डॉक्टर अवानी कुमार, दैट इज जिन्होंने पूछा है फियर ऑफ थिंग्स रियल और अनरियल। फियर, डर, किस चीज़ का डर? फियर थिंग्स ऑफ रियल एंड अनरियल। रियल होता है जो असली चीज़ होती है, और अनरियल होता है जो असली नहीं होती। सामने मेरे एक गिलास पड़ा है, वो असली है। सामने एक वाटर बॉटल पड़ी है, वो भी असली है। सामने एक जग पड़ा है जो मुझे दिख नहीं रहा, वो असली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जग है ही नहीं। वो चीज़ें जो रियल नहीं हैं, उन चीज़ों से डर लगता है। उसको सामने कोई भी ऐसी चीज़, कोई भूत प्रेत या कोई भी ऐसी चीज़, सुपर नेचुरल चीज़ जो अनरियल है, जो रियल नहीं है, जो सामने वाली चीज़ें हैं, उनसे भी डर लगता है। जो अनरियल चीज़ें हैं, उसको सामने दीवारों पे कुछ दिखता है, उससे भी डर लगता है, जो रियल नहीं है। सो इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज कैनाबिस इंडिका। वैसे मैंने ये रूब्रिक कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेते हैं डॉक्टर यसीर रफ़ीक का। जनरलिटीज़ का रूब्रिक है जार, स्टेपिंग एग्रीवेट। जार होता है एक झटका, एक जोल्ट, एक शॉक। जैसे हम स्कूटर पर जा रहे होते हैं, कोई भी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें झटके लगते हैं, वो जारिंग होता है। स्टेपिंग एग्रीवेट, स्टेपिंग जैसे कदम हम उठाते हैं, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो उससे पेशेंट को एग्रीवेशन होती है। ये कोई पेन हो सकती है, ये उसकी कोई भी कंडीशन हो सकती है, कि मेरी नी में पेन होती है जब मैं चलता हूँ स्टेपिंग से, या झटका, जस्ट फटाफट, जोल्ट, सडन शॉक, इस तरह का झटका जब लगता है तो पेशेंट को एग्रीवेशन होती है, किसी भी तरह की हो सकती। नेक्स्ट रूब्रिक हम लेंगे डॉक्टर प्रशांत कुंचले। इन्होंने पूछा है डिल्यूजन सुपर ह्यूमन कंट्रोल अंडर। डिल्यूजन सुपर ह्यूमन कंट्रोल इज अंडर। डिल्यूजन पेशेंट का भ्रम है या पेशेंट की परसेप्शन है, पेशेंट सोचता है, उसकी इमेजिनेशन है। क्या इमेजिनेशन है? ही इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल। एक होता है ह्यूमंस का कंट्रोल, इंसान का, लेकिन उसको लगता है कि इंसान का नहीं, उससे भी ऊपर अगर कोई शक्ति है, सुपर ह्यूमन कंट्रोल है, मुझे कोई और पावर वो कंट्रोल कर रही है। सुपर ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन से भी बहुत ऊंची कोई चीज, कोई ऐसा बहुत बड़ी ताकत जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो ये पेशेंट का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन पेशेंट की इमेजिनेशन भी हो सकती है, उसको सच में भी लग सकता है ही इज अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल।
ये अच्छी आत्माएं भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, किसी भी तरह का कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इस रूब्रिक में हमारे पास 9 मेडिसिन्स हैं, जिसमें एनाकार्डियम है। एनाकार्डियम के ऊपर 2 तरह का कंट्रोल होता है, एक ईवल का, एक एंजल का, एक अच्छी आत्मा का, एक बुरी आत्मा का। सो इस तरह हर मेडिसिन अपने अकॉर्डिंगली सोचती है, उसकी अपने अकॉर्डिंगली जर्नी होती है। आज की वीडियो में हमने 5 डॉक्टर्स के क्वेश्चंस लिए। अभी कई क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। अभी फिर भी आपको कोई लगता है कि कोई और क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं, आप फिर से आज लिखिए कि कौन सा आपको रूब्रिक समझ नहीं आ रहा। वो हम इस हफ्ते में करते रहेंगे। So thank you so much for watching this video. Thank you. Good morning friends. कल हमने डॉक्टर्स के द्वारा पूछे गए कुछ रूब्रिक्स एक्सप्लेन किए थे और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर शिल्पा गोयल। उनके 2 क्वेरीज हैं। एक तो उन्होंने इंसल्टेड, मॉर्टिफिकेशन, स्कॉन्ड, इन रूब्रिक्स के मीनिंग्स पूछे हैं। वैसे मैं एक वीडियो इस पे बना चुकी हूँ, लेकिन मैं एक प्रॉपर वीडियो और बनाऊंगी ये इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, इंसल्ट, ऑनर वुंडेड, इस सारे के ऊपर। और इनका दूसरा क्वेश्चन है स्लीप पोजीशन, हाउ मच इंपॉर्टेंस इज गिवन टू स्लीप पोजीशन। मैं तब स्लीप पोजीशन को इम्पोर्टेंस देती हूँ जब पेशेंट आके बोलता है कि हमारा बच्चा इस तरह से सोता है। वो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, वो उसकी पर्टिकुलर एक ही पोजीशन होती है कि ये हमेशा ऐसे ही सोता है। अगर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बच्चे के पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ ये ऐसे सोता है, then we will definitely take। लेकिन अगर लगता है कि हम पूछते हैं स्लीप पोजीशन है तो पेशेंट कहता है कि वो ऐसे भी सो जाता है, वो ऐसे भी सो जाए, then nothing is important in that। तो अगर पेशेंट खुद अपनी स्लीप पोजीशन के बारे में या बच्चे की स्लीप पोजीशन के बारे में बहुत डेफिनेट और बहुत पर्टिकुलर होके बताते हैं कि ये ही है, तो हम वहां पर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर आज़ाद आलम का दोबारा से। इन्होंने इनके 2 क्वेश्चंस हैं, एंग्जाइटी अबाउट हिमसेल्फ एंड कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स। एंग्जाइटी अबाउट हिमसेल्फ। एंग्जाइटी, जैसे आप सभी को पता है, एंग्जाइटी इज अ काइंड ऑफ वरी, टेंशन, स्ट्रेस, किसी चीज की चिंता, घबराहट किसी चीज के लिए। तो एंग्जाइटी किस चीज की हो रही है? अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, अपने बारे में, कि मैं क्या करूंगा, मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, या मैंने वहां जाना है, कैसे जाऊंगा, खुद के बारे में, अपने बारे में। इसमें 2 मेडिसिन हैं, नेट्रम कार्ब एंड सिलिशिया। नेट्रम कार्ब में वैसे भी एंग्जाइटी के बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा इनका रूब्रिक है कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स। कंफ्यूजन, किसी भी चीज़ की अनसर्टेनिटी, जब कुछ क्लियर ना हो, उलझन हो, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा हो, कुछ समझ ना आना, तो वहाँ पे हम कंफ्यूजन लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन किस चीज़ की है? कंफ्यूजन यहाँ पर उलझन किस चीज़ की है? कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स, उसकी जो फीलिंग्स है, वो जो महसूस करता है, वो फीलिंग उसे समझ नहीं आ रहा कि वो खुश है या वो दुखी है, वो निराश है या वो हैप्पी है। उसे अपनी ही फीलिंग्स समझ नहीं आ रही कि मैं हंसूं
कि मैं रोऊं। बात ही ऐसी है कि मैं खुश हूं या मैं उदास हूं। सो कंफ्यूजन अबाउट वंस फीलिंग्स, अपनी जो उसके अंदर महसूस करता है, वो उस उलझन में फंसा हुआ है कि मैं करूं क्या, मैं खुश हूं या नहीं हूं, मैं रोऊं या हंसूं, मैं चिंता करूं या ना करूं। सो इस तरह कंफ्यूजन है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज नेट्रम सिलिकाटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो आप उसकी मेडिसिन स्टॉप कर देते हो या वो स्टॉप करता है। मुझे तो कुछ ऐसा ही समझ लगा कि यही उन्होंने पूछा है। पहली बात तो अगर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, अगर वो ठीक हो गए तो मैं उनको बोल देती हूँ कि बस अगले महीने से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द लास्ट टाइम, अब आप ठीक हो, लेकिन अपना रिकॉर्ड आप संभाल के रखिएगा। इन केस आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास दोबारा आइएगा। सो मैं मेडिसिन खुद ही स्टॉप कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कि पेशेंट बहुत ठीक है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार पेशेंट्स खुद भी, जब उनको लगता है कि वो ठीक है, वो खुद भी छोड़ देते हैं। कई पेशेंट्स तो इतनी कटसी रखते हैं कि वो आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे लगता है कि आई शुड स्टॉप मेडिसिन नाउ। तो मैं कहती हूँ यस, अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आपको दवाई छोड़ देनी चाहिए। सो इस तरह से अगर पेशेंट भी उसी तरह का खुद छोड़ता है या आपको लगता है कि वो ठीक हो गए तो छोड़ दे, दिस इज़ परफेक्ट, वो छोड़ सकता है। लेकिन उनसे बोलिए कि वो अपना रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, उनके खुद के पास है, तो वो संभाल के रखें ताकि आगे कभी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट हमें ये पता हो कि हमने कौन सी मेडिसिन दी थी। सो आई थिंक डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी आपको ये क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने क्वेश्चन किया है कि जब आप एक्सप्लेन करती हैं तो अगर किसी रूब्रिक में 2 या 3 मेडिसिन हों तो उनको आप एक्सप्लेन कर दिया करें। तो मैं बहुत बार मेडिसिन को एक्सप्लेन करती हूँ, 2 मेडिसिन हो, 3 मेडिसिन हो, एक तो मैं अक्सर ही कर देती हूँ। तो यस, दिस इज़ गुड क्वेश्चन। मैं मेडिसिन एक्सप्लेन आगे से थोड़ा और इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। एक और क्वेरी है डॉक्टर अच्युतानंद धर जी की। उन्होंने पूछा काइंडली एक्सप्लेन एमिलियोरेट सिम्टम्स। एमिलियोरेट सिम्टम्स तो जैसे कोई भी है रूब्रिक है तो उसमें अगर एमिलियोरेट आता है तो इसका मतलब है कि उससे पेशेंट को बेटर फील होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एंग्जाइटी, ब्रीदिंग एमिलियोरेट, टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है, लेकिन ब्रीदिंग से, सांस लेने से, लंबे सांस लेने से उसको एमिलियोरेशन होती है। यह कॉफ़ी एमिलियोरेट, एंग्जाइटी है, कॉफ़ी पीने से एमिलियोरेट होता है, उससे जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो एंग्जाइटी एमिलियोरेट होती है। एंग्जाइटी वॉकिंग एमिलियोरेट, एंग्जाइटी है वो चलने से एमिलियोरेशन होती है। या कोई भी और रूब्रिक ले सकते हैं, डिसकंटेंटेड वीपिंग एमिलियोरेट, के पेशेंट डिसकंटेंटेड है, असंतुष्ट है किसी बात से, किसी रीज़न की वजह से, एंड वीपिंग, रो के उसको तसल्ली होती है, रो के उसको आराम मिलता है। जैसे कई बार कहते हैं ना, रो रो के बस सारा गुबार निकाल दिया। तो इस तरह से जो भी फर्स्ट रूब्रिक लिखा होता है, डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, वीपिंग एमिलियोरेट या इवनिंग एमिलियोरेट, शाम को उसको आराम मिलता है। सो हम इस तरह से इन रूब्रिक्स को लेते हैं। आई थिंक आपने यही पूछा है,
बाकी मुझे अच्छी तरह से अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे दोबारा से पूछ लीजिए। अभी भी डॉक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो वो हम कल वाली वीडियो में लेंगे। और आज की वीडियो का भी यही क्वेश्चन है कि अगर आपको लगता है कि कुछ और अपने रूब्रिक्स जानने हैं तो आप और रूब्रिक्स लिख के भेज सकते हैं ताकि हम कल भी रूब्रिक्स को लें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से डॉक्टर्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने पूछा है डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, इसका क्या मीनिंग है? डेथ प्रेजेंटिमेंट होता है कि प्रेजेंटिमेंट कोई भी इंट्यूशन है या किसी की सिक्स सेंस है, उसको लगता है कि ऐसे होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो हो या ना हो, लेकिन उसको लगता है कि ऐसे होगा, पक्का ऐसे होगा। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, क्या लगता है कि मर जाएगा, वो मर जाएगा, या पेशेंट मर जाएगा या कोई और मर जाएगा। जो भी आगे नीचे सिम्टम्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली, जो भी आगे रूब्रिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें हम बहुत बार एक रूब्रिक यूज़ करते हैं, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ मस्ट सेटल फैमिली अफेयर्स, मस्ट हरी अप, कि पेशेंट को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और जल्दी जल्दी बस अपने काम निपटा दूँ। मस्ट सेटल फैमिली अफेयर्स, कि फटाफट अपने काम निपटा दूँ। और बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट्स अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने अकाउंट्स के बारे में, अपने लोन्स के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बता देते हैं कि ये इस तरह से मेरे पास ऊपर इतने लोन हैं, ये देना है, वो देना है, या वो निपटाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो मरने वाले हैं। फ्यूचर के बारे में इंट्यूशन। तो इस तरह हमने ये देखना है कि नीचे सब रूब्रिक कैसा है। इन हार्ट डिजीज़, अगर किसी को दिल की कोई बीमारी होगी है तो उसको लगता है कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। विदाउट फियर एक है, बिना डर के उसको लगता है कि डर कोई नहीं है। और एक है इसके नीचे रूब्रिक, डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ थिंग्स ऑफ डेथ कामली, शांति से वो मौत के बारे में सोच रहा है और उसके बारे में उसकी इंट्यूशन कह रही है कि वो अब मरने वाला है। वो शांति के साथ बैठा है जैसे सचमुच उसने मर जाना हो। सो इस तरह से हम जो नीचे सब रूब्रिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली पेशेंट को देखते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है, डॉक्टर नीतिका जी ने बोला है कि डिल्यूजन्स कैसे लेंगे। बहुत बार डिल्यूजन्स पे एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं। जो मेडिकल लैंग्वेज में डिल्यूजन्स हैं कि पेशेंट का एक भ्रम है, पेशेंट का एक वहम है, वो हमारे इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि डिल्यूजन के आगे लिखा हुआ है इमेजिनेशन। पेशेंट ऐसे सोचता है, उसकी ये इमेजिनेशन है। और सैकड़ों ही डिल्यूजन्स हैं, इनको हम वहम या भ्रम लेकर नहीं सोच सकते कि अकेला ये पेशेंट का भ्रम है। ये पेशेंट की परसेप्शन है, एक उसकी सोच है, उसकी इमेजिनेशन है। और चाहे वो गलत हो, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो फैक्ट्स के कॉन्ट्ररी हो, चाहे फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली हो, लेकिन पेशेंट को लगता है कि ऐसा हो रहा है, वो ऐसे प्रिज्यूम करता है। सो जब भी पेशेंट आके बोलेगा कि मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मैं पतला होता जा रहा हूँ, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि सच में पतला होता जा रहा है या नहीं हो रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि क्या पेशेंट ये सोचता है, दिस इज़ हिज इमेजिनेशन। अगर यस, तो हम डेफिनेटली ये रूब्रिक लेंगे, डिल्यूजन थिन इज गेटिंग। किसी और उदाहरण को देखते हैं, जैसे डिल्यूजन फैमिली विल स्टार्व, के घर वाले, फैमिली, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा।
उसको लगता है, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब अगर मेरा कामकाज नहीं चला फिर तो सारे घर वाले भूखे मर जाएंगे, तो हमारे पास रूब्रिक है डिल्यूजन फैमिली विल स्टार। तो यहाँ पे उसको लगता है, अगर पेशेंट की इमेजिनेशन है ये तो हम डेफिनेटली लेंगे। डिल्यूजन को भ्रम सोच के या वहम सोच के या एक बीमारी सोच के नहीं लेना, इसको पेशेंट की इमेजिनेशन सोच कर लेना है, क्योंकि रडार में इसको डिल्यूजन के आगे इमेजिनेशन लिखा है। तो इस तरह से हम डिल्यूजन्स लेते हैं और पता नहीं कितने सैकड़ों ही डिल्यूजन्स हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है डिल्यूजन्स का माइंड सेक्शन में। सो आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट डॉक्टर अच्युतानंद धर जी ने पूछा है कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द केसेस ऑफ डिलीरियम, डिमेंशिया, इंटॉक्सिकेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशंस, कंफ्यूजन्स। मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि इन केसेस को हम किसी अलग तरीके से लेते हैं। हमें इन चीज़ों के, इन वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए। डिलीरियम में पेशेंट का क्या होता है, उसकी मेंटल एबिलिटीज टोटली माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे फीवर बहुत ज़्यादा हो गया और उसके सिर को उसके चढ़ गया बुखार, तो वो पता नहीं क्या और बतौर सा बोलने लग जाता है, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है। वो उसका दिमाग जो होता है वो ठीक नहीं उस वक्त होता। तो ये जो सीरियस चेंज इन मेंटल एबिलिटीज या डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड है, ये डिलीरियम में होती है। या डिमेंशिया में उसकी मेमोरी लॉस होता है, जजमेंट नहीं प्रॉपर कर सकता, उसकी याददाश्त चली जाती है। तो ये तो प्रैक्टिकली जैसे पेशेंट आके बोलेगा उस हिसाब से हम लेंगे। डिल्यूजन, इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ये सभी डिल्यूजन के अंडर डाले हुए हैं। अगर हमें पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो आवाज़ें सुनाई देती हैं, मेरे पास एक शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जिसको अक्सर आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कहती है कि पीछे कोई बातें कर रहे होते हैं, और लेकिन जब उसके ऊपर ये अटैक नहीं होता, वो ठीक होती, तब उसको कोई आवाज़ें नहीं सुनती। जब उसके ऊपर शिज़ोफ्रेनिया का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है तो उसको आवाज़ें सुनने लग जाती हैं। तो सीधी सी बात है, जो पेशेंट बोलेगा हमने वो कंसिडर करना है। कन्फ्यूजन में भी हम कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर कन्फ्यूजन को हमने देखना है तो पेशेंट भी बता सकता है कि मुझे तो समझ ही नहीं लगता, ये करूं या वो करूं, टोटली कंफ्यूज रहता हूं। या पेशेंट जो बातें करता है उससे हमें पता चल जाता है कि अभी तो इसने ये बोला था, अब उसने दूसरी बात बोल दी। तो हमें पता लग जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार अगर ऐसी चीजें बार बार हो रही हैं तो हमें लगता है कि ही इज कंफ्यूज्ड, तब हम वहां पे कंफ्यूजन लेंगे। सो इन सब चीज़ों में आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए कि कब हमने कौन सी स्टेज पे कौन सा सिम्टम, कौन सा रूब्रिक लेना है। और एक मेन रूब्रिक से ज़्यादा अच्छे उसके जो नीचे सब रूब्रिक्स होते हैं, क्योंकि वो पेशेंट की मेंटल कंडीशन को ज़्यादा क्लियरली डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेट्स को, डिलीरियम, डिल्यूजन्स वगैरह वगैरह, ये सब ले सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर रश्मि सिंह ने पूछा है, रिलीजियस एंड सुपरस्टिशियस में क्या फ़र्क है, या ऐसा ही कुछ पूछा है उन्होंने। पहले हम बात करेंगे सुपरस्टिशियस की। सुपरस्टिशियस एक बिलीफ है, एक ऐसा विश्वास है जिसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है, जिसको हम वहम भी बोल सकते हैं। जैसे अक्सर कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो काम नहीं बनेगा। ये एक सुपरस्टिशन है, एक वहम है, एक बिलीफ है। किसी चीज को मानना या ना मानना, या किसी चीज के करने से या ना करने से ये हो जाएगा, और कई बार हो भी जाता है। तो यहां पे हम सुपरस्टिशन लेते हैं। यहां पे रिलीजन का कोई मीनिंग नहीं है। कोई भी ऐसा बिलीफ जिसमें एविडेंस नहीं है, जिसमें लॉजिक नहीं है। जैसे हम अक्सर पेशेंट्स में ये रूब्रिक बहुत कॉमनली लेते हैं कि पेशेंट आके बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपने
वो एक पेशेंट है जिन्होंने मुझे भेजा है, आपने उनको ठीक किया है, तो मुझे लगता है कि मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो जब हम पूछते हैं कि उसको बीमारी क्या थी, उसको तो कोई और बीमारी थी, उसको आर्थराइटिस था। और आपको क्या बीमारी है? उसको माइग्रेन है। सो दोनों में कोई बात नहीं जचती। इसको माइग्रेन है, उसको आर्थराइटिस था, तो हमें लगता है कि कोई लॉजिक सा नहीं बनता। वहाँ पे हम इन कंडीशंस में सुपरस्टिशियस ले लेते हैं। और जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, उसका भी माइग्रेन ठीक हुआ था, मुझे भी माइग्रेन है, तो वहाँ पे हमें लगता है कि यस देयर इज़ अ रीज़न। वो अनबाइस्ड है इस चीज़ के लिए, और वहाँ पे उसके पास एक रीज़न है, एक लॉजिक है। वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेते हैं। तो इस तरह से हम सुपरस्टिशियस लेते हैं। रिलीजियस अफेक्शन होता है कोई कि किसी की धर्म के प्रति कितनी ज़्यादा निष्ठा है, कितनी ज़्यादा इंक्लिनेशन है, वहाँ पर हम रिलीजियस लेंगे। रिलीजियस के नीचे भी बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं, आप उनको पढ़िए, फिर आपको क्लियर होगा दोनों में डिफरेंस। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अभी सैटरडे का दिन है, एक दिन बचा है, तो आपको अभी भी जो कोई क्वेश्चंस पूछने हैं आप दोबारा से फिर से लिख सकते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर से हम कुछ क्वेरीज लेंगे। और सबसे पहली क्वेरी है रियल मैटर की तरफ से। उन्होंने पूछा है सेंसिटिव टू मॉरल्स। रूब्रिक है सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस। सेंसिटिव क्या होता है? जो जल्दी जल्दी किसी चीज़ पर रिएक्ट कर जाए, जो ज़्यादा संवेदनशील हो। कोई भी स्टिमुलस है उस पर रिएक्ट कर जाना, उसके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ जाना, उसको सेंसिटिव बोलते हैं। एक पेशेंट होता है, उसे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंसिटिव लोग जो होते हैं उनके ऊपर किसी भी चीज़ का बहुत असर होता है, वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं? टू मॉरल इम्प्रेशंस। मॉरल्स होता है आपकी नैतिकता, आपको राइट रॉन्ग की कितनी पहचान है, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, जो एथिक्स है। लेकिन हम अपने रूब्रिक्स को किस तरह से पेशेंट्स में फिट करेंगे, या क्या पेशेंट बोलेगा तो हम ये सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस लेंगे। कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह से देखो बीमार पड़ी हूँ, सुबह से मैं सिर बांध के पड़ी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछा। उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ, लोगों को मुझे चाय पूछनी चाहिए, मेरे घर वालों को मुझे चाय या दवाई या खाना या कुछ भी पूछना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। दिस इज सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशंस। कि मैं बीमार हूँ उनको पता होना चाहिए। या दूसरी एग्जाम्पल, आज हमारे घर गेस्ट आने हैं और डॉक्टर साहब देखो मैं सुबह से सफाई कर रही हूँ, किचन का काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन बाकी घर वाले बस आराम से अपनी मौज मस्ती में चल फिर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि रात को इतने गेस्ट आएंगे और थोड़ी हेल्प करवा दें। तो हम कहते हैं कि आप उनको बोल दो हेल्प के लिए। तो ये पेशेंट बोलेगा कि क्यों बोल दूं, इनको खुद को नहीं पता। क्योंकि ये सेंसिटिव है मॉरल्स के लिए, इसलिए ये ऐसी बातें करेगा। ये किसी को कहेगा नहीं, बल्कि एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरा खुद ब खुद मुझसे पूछे। सो इस तरह से हम सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस लेते हैं। इसमें 18 मेडिसिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अच्युतानंद धर जी का। उन्होंने 4-5 चीज़ें पूछी हैं। इडियोसी एंड इम्बेसिलिटी में क्या फ़र्क है? दोनों एक जैसे हैं, लेकिन डिग्री का फ़र्क है। दोनों में फुलिश बिहेवियर है, स्टूपिड बिहेवियर है, वीक है, फीबल माइंड है। इडियोसी में
जो मेंटल एज है वो बहुत छोटी होती है। जैसे ईडियोसी वाले की मेंटल एज अगर 2 साल है तो इम्बेसिलिटी वाले की मेंटल एज 3 to 7 ईयर्स होगी। अगर ईडियोसी में IQ लें तो वो 0 to 25 होता है, लेकिन इम्बेसिलिटी में उससे थोड़ा हाई होता है, 26 to 50 होता है। तो ईडियोसी में तो वो बिल्कुल ही इडियट है। हम कई बार कह नहीं देते कितना पागल है बंदा, बिल्कुल वही मूर्ख पागल जो अपने कार्य खुद नहीं कर सकता, किसी भी चीज पे रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन इम्बेसिलिटी में उसमें थोड़ी सी समझ है, उसके हिसाब से वो थोड़ा रिएक्ट करता है और थोड़ा अपने आप को समझता है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। इडियोसी में तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो टोटल इडियट है, टोटल नॉनसेंस है, मूर्ख है, पागल है। उसमें हमारे पास 53 मेडिसिन है। ये पेशेंट की मेंटल स्टेट है और पेशेंट को ऑब्जर्व करके, देख के, उससे बातें करके या उसके अटेंडेंस जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। अगर वो खुद को अकेले संभाल सकता है तो वो इम्बेसिलिटी में आएगा, लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता तो इडियोसी में आएगा। और इम्बेसिलिटी में 135 मेडिसिन है। इन्होंने नेक्स्ट पूछा है प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। प्रोस्ट्रेशन होता है थक जाना, एक्सट्रीमली वीक महसूस करना, कमजोर महसूस करना। किस लेवल पे? माइंड लेवल पे। सो ये एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है। प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, थकावट हो जानी, थक जाना, माइंड थक जाना, कुछ भी करने को मन ना करना। इनका नेक्स्ट रूब्रिक है फर रैप्स इन समर। मैं तो सभी रूब्रिक्स को मोस्टली जो डायरेक्ट मीनिंग्स होते हैं उसी हिसाब से लेती हूँ। इस रूब्रिक को भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन डायरेक्ट लेकर, मतलब कोई भी मैंने मेटाफर नहीं बनाया। हमारे कई डॉक्टर्स हैं जो मेटाफर्स बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो डायरेक्ट रूब्रिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फर, जो फर होती है, जो गर्मी देती है, जो हीट देती है, जो वार्मथ देती है। रैप्स इन समर, गर्मियों में फर में रैप हो जाना। गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, लेकिन ये लोग इतने चिल्ली होते हैं, फर में रैप होके, फर को अपने इर्द गिर्द लपेट के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो खुद को लपेट के, फर के साथ, फर तो बहुत हीट देती है, तो वहाँ पर हम ये ले सकते हैं। फर को हम दूसरी तरह से भी सोच सकते हैं कि 2-2 कोट कोटियाँ पहन लेनी, 2-2 सिर के ऊपर कैप्स पहन लेनी, कोट भी पहन लेना गर्मी में भी। मैंने हिपरसल्फ में ये रूब्रिक बहुत बार यूज़ किया है। हिपरसल्फ, हायोसेमस, कालियार्स एंड सोराइनम, ये 4 मेडिसिन है। सोराइनम भी यूज़ की है। तो फर को हम एज इट इज़ फर नहीं लेंगे कि अकेली फर ही, कोई भी वो चीज़ जो वार्मथ देती है, जो हीट देती है, जो सेक देती है, जो गर्मी देती है। तो इसमें 4 मेडिसिन हैं ये वाली। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हिपोक्रेसी। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में हिपोक्रेसी, फैक्टेशन, फीनिंग, प्रिटेंड करना, ये सब कुछ मैंने बहुत बार बताया है। इन सब में भी डिग्री का फ़र्क है। हिपोक्रेसी हाईएस्ट डिग्री ऑफ लाई और झूठ बोलना, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ जिनमें बिहेवियर जिनका बदल जाता है। वो एक कहावत है ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो उनके लिए ये हिपोक्रेसी है। और पता भी नहीं चलता, इनको पहचाना भी नहीं जा सकता। ये ऐसा क्यों करते हैं? दूसरों को लूटने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों से पैसे ऐंठने के लिए। जैसे एक साधु संत महात्मा बन के बैठ जाता है, सच वाला साधु नहीं, एक झूठा बंदा, कि एक डेरा बना लिया, बैठ गया वहाँ पे
कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मुझे तो बहुत ज्ञान है सब चीज़ों का, और लोग आते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, वो सभी को कहता है कि हाँ आपकी ये इच्छा पूरी होगी, आप मुझे 1 लाख रुपया दो, आपके बच्चा हो जाएगा, आप मुझे 5 लाख रुपया दो, या मैं ये क्रिएट करूँगा। तो इस तरह से लोगों को जो अपना रियल कैरेक्टर है वो छुपा लेना, जो फॉल्स अपीयरेंस है वो लगा लेनी, जो खुद वो प्रैक्टिस नहीं करते वो चीज़ें दिखानी। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और, इस तरह होता है हिपोक्रेसी, और आप इन लोगों को पहचान नहीं सकते। अफेक्टेशन में भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो बहुत लो डिग्री का होता है, वो तो झट से पकड़ा जाता है अफेक्टेशन वाला। हिपोक्रेसी वाला पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत शातिर लोग होते हैं, झूठे लोग, शातिर लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है डॉक्टर धर्मराज पांडे, उन्होंने डिल्यूजन डाई पूछा है। डिल्यूजन डाई, डिल्यूजन जैसे कि मैं हर रोज़ बताती हूँ कि एक भ्रम भी हो सकता है, पेशेंट की परसेप्शन है, पेशेंट की सोच है, उसकी इमेजिनेशन है, उसको लगता है कि ऐसे होगा। तो यहाँ पर लगता है डाई, पेशेंट को लगता है ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है। बहुत सारी इसमें 62 मेडिसिन हैं। पेशेंट इज अबाउट टू डाई, इसके नीचे बहुत अच्छे अच्छे सब रूब्रिक्स हैं। किस प्रॉब्लम में? हार्ट प्रॉब्लम में। ड्यूरिंग डिलीवरी, एग्जॉशन, शी वुड डाई फ्रॉम एग्जॉशन, सडनली, ऐसे वो नीचे नीचे बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सो डिल्यूजन डाई में पेशेंट की इमेजिनेशन है, उसको लगता है कि वो मरने वाला है। डाई, वन वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है। इस तरह से कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि बस अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब तो ज़्यादा देर नहीं जी सकता, तो वहाँ पर हम ये ले सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जुबैर सिद्दीकी जी का, उन्होंने पूछा है वॉक्स हिदर एंड दिदर। हिदर एंड दिदर होता है इधर उधर चलना, डिफरेंट डायरेक्शंस में चलना, या इधर उधर चलते फिरते रहना, कोई भी ऑर्गेनाइज चीज़ नहीं है, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। सो वहाँ पे हम वॉक्स, वॉकिंग, हिदर एंड दिदर, इधर उधर, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी जगह पे, कोई पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। इसमें हमारे पास 3 मेडिसिन हैं, एस्फोटेडा, कालीफॉस एंड मर्कसॉल। सो इस तरह से इस वीक हमने डॉक्टर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। नेक्स्ट वीक से हम फिर से अपनी पुरानी रूटीन शुरू करेंगे, और जो सबसे पहला रूब्रिक हम करेंगे वो इंडिग्नेशन, मॉर्टिफिकेशन, स्कॉर्न, ऑनर वुंडेड, शेम, इंसल्ट्स, ये सब का टॉपिक करेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आपको ये वीक कैसा लगा इसके बारे में लिखिए। थैंक यू।